नमस्कार मित्रों अब संचार के जो संसाधन हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब तो ये है कि एक मुट्ठी में एक हथेली के ऊपर आपके पास मनोरंजन के सारे साधन भी मौजूद हैं, समाचारों के साधन भी मौजूद हैं। लेकिन मैं जिस काल का जिक्र आपसे बांट रहा हूँ वो अवधि थी जब भारत के राजनीतिज्ञ भी बहुत पीछे थे इस मामले में, कल्पनाशीलता में। लेकिन उनके कुछ निर्णय ठोस भी थे और ठोस निर्णयों की वजह से भी हमें कुछ लाभ भी पहुंचा, लेकिन क्षति भी पहुंची। ऐसे ही एक निर्णायक दौर में मैं आपको ले चलता हूं और वो निर्णायक दौर था देश के पहले प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल वाला दौर। श्री नेहरू के पहले जो प्रधानमंत्री काल था, प्रधानमंत्रित्व, उस दौर में कई नायक, कई नेता, कई मंत्री चर्चा का केंद्र बन गए थे। इन्हीं में एक थे जो आजकल अब आपको शायद याद ना हो, लेकिन एक थे वो बीवी केसकर, बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर। केसकर साहब केंद्रीय मंत्री थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के, लेकिन उनका राजनीतिक कद इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था कि उनको पूरा मंत्री कैबिनेट का दर्जा दिया जाए, इसलिए वो राज्य मंत्री के पद पर थे। लेकिन राज्य मंत्री के रूप में उनको स्वतंत्र रूप से ये प्रभार दिया गया था कि आप ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय आप इसको संभालिए। और ये 1952 से लेकर, अर्थात भारत की जो पहली जो विधिवत जो चुनावों के बाद सरकार बनी थी, 1952 से लेकर 1962 के बीच ये सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। और इनके काल में दो बातें जो हैं विशेष रूप से उभर कर आई। पहली बात यह है कि ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ावा देना। और इन श्रीमान जी ने क्रिकेट के प्रसारण पर भी पाबंदी लगा दी थी कि क्रिकेट की कमेंट्री बिल्कुल नहीं होगी, इसका लाभ नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हारमोनियम पर भी उस दौर में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि हारमोनियम भी संगीत की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि केसकर जी ये 1903 में जन्मे थे पुणे में। 1952 में पहली बार सरकार में आए। बीच में स्वाधीनता आंदोलन में तो भागीदारी इन सब की थी ही, वो बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन केसकर ने स्वयं भी बनारस के संस्कृत विद्यापीठ से शिक्षा पाई थी, वहाँ पढ़ाया भी था एक लेक्चरर के रूप में, व्याख्याता के रूप में। और ध्रुपद का विधिवत प्रशिक्षण भी इस मंत्री ने प्राप्त किया था। तो मित्रों, ये एक बहुत अजीब चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। और ये 3 बार इलेक्शन में भी जीते और आखिरी में एक उपचुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इनको फर्रुखाबाद से हराया भी, और उसके बाद इनकी राजनीतिक ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये मानते थे, इनकी एक मान्यता थी बड़ी, अपनी ज़िद पर, अपने हठ पे अड़े हुए थे कि मुस्लिम और ब्रिटिश शासन के दौरान संगीत, शास्त्रीय संगीत का, भारतीय संगीत का पतन हुआ था। अपने अपने निष्कर्ष सब ने निकाले हुए थे उन दिनों में, और जो निष्कर्ष निकाले थे उस पर ये लोग ज़िद्दी किस्म के हमारे महानायक थे, हट कर लेते थे कि जो मैं निर्णय दे रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं उसके प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा और मैं इस बात को सिद्ध करूँगा कि भारतीय संगीत के लिए ये जो कुछ एक चीज़ें हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना भारतीय संगीत पिछड़ जाएगा। और वैसे भी क्योंकि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार से थे, तो ये संस्कृत के बारे में भी बड़ी इनको होती थी कि संस्कृत का कहीं पराभव ना हो जाए, इसे देव भाषा के रूप में स्थापित करने के बाद इसे भूल ना कोई जाए। तो ये बहुत सारी बातें उनके ज़िम्मे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री पर पाबंदी, हारमोनियम पर पाबंदी, और इसी प्रकार से बहुत अन्य जो है कुछ एक चीज़ें, उन पर पाबंदियाँ लगाकर इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय संगीत के सबसे बड़े साधक और सबसे बड़े सेवक वो स्वयं हैं। इस बात का प्रयास किया, लेकिन इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी निकले, इसके विपरीत भी
प्रभाव निकले। और सबसे बड़ा विपरीत प्रभाव ये था कि जब देखा गया कि सरकार का रेवेन्यू, राजस्व जो है निरंतर घट रहा है, तो उस वक्त बाकायदा ये सामने आई बात कि जो भारतीय फिल्मों का संगीत था उसकी सिस्टम बिल्कुल अद्भुत हो गया था। अद्भुत इसलिए कि अमीन सयानी जैसे लोगों के माध्यम से उस वक्त रेडियो सिलोन ने, श्रीलंका वाले, नाम था रेडियो सिलोन, तो रेडियो सिलोन ने लोकप्रिय भारतीय फिल्मी संगीत का प्रसारण और गीतों का प्रसारण आरंभ कर दिया। और उनके कुछ एक कार्यक्रम इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, ये प्रसारण भारत में नहीं होता था, इसलिए भारत सरकार पाबंदी लगा नहीं सकती थी। ये सारा का सारा प्रसारण सिलोन से होता था, श्रीलंका से होता था, यद्यपि इसकी रिकॉर्डिंग सारी की सारी वो बम्बई में होती थी। और उससे सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता मिली उस कार्यक्रम को बिनाका गीत माला नामक एक कार्यक्रम, बिनाका गीत माला, और ऐसे अनेक मनोरंजन से भरपूर जो कार्यक्रम थे फिल्मी संगीत के, वो पूरी तरह से छा गए। और जब वो छा गए तो रेडियो सिलोन का राजस्व, रेवेन्यू एकदम से बढ़ गया। उस वक्त भारतीय प्रशासन के जो प्रशासन सेवा के अधिकारी थे, जिनका जुड़ाव जो था वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से था, उन्होंने स्टैंड लिया कि इस तरह से तो हमारा ऑल इंडिया रेडियो, हमारी आकाशवाणी, ये कभी भी ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, इनका विकास ही नहीं हो पाएगा। ये अपने संगीत के, शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार हैं उनके लिए भी पारिश्रमिक नहीं दे पाएंगे, स्थिति में आ जाएगी चीज़। और इससे भारतीय संगीत को भी बड़ा नुकसान होगा, बड़ी क्षति पहुंचेगी। इसलिए ये प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाने चाहिए। तो मित्रों, एक लंबी कहानी है, लेकिन 10 साल तक हमारे देश में हमारी अपनी भारतीय फिल्मी दुनिया के जो फिल्म संगीत के जो गीत थे उन पर पूरी तरह से पाबंदी रही और उनका प्रसारण नहीं हो पाया। भले ही वो बाद में भारत रत्न प्राप्त करने वाली लता जी के गीत हों या आशा जी के गीत हों या फिर मन्ना डे के गीत हों, किसी को भी इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो अपना स्वर संधान, अपनी आवाज़ भारतीय रेडियो के माध्यम से गुंजा सकें। तो मित्रों, ये कुछ एक दास्तानें हैं पुराने वक्तों की, इन्हें कभी कभी दोहरा लेना चाहिए ताकि ये प्रतिबंधों का सिलसिला ये दोबारा कभी भारत में ना पैदा हो। पहले ही जो दिया जाए, जिसकी अनुमति दी जाए, वो नाप तोल कर ही दी जाए, क्योंकि बाद में फिर हमने आपातकाल में भी वही दंश झेला। आपातकाल का दंश भी इसी बात पर आधारित था जिस बात पर ये आधारित थे। तो मित्रों, ये प्रतिबंधों की दुनिया जो है, ये कैसे एक व्यवस्था को, एक तंत्र को दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है, इस बात का भी जो है अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए। शुक्रिया।